हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, जिसमें हमने ये देखा था कि उपभोक्ता यदि x वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता है तो वह दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करता है, वह सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। जिसमें हमने देखा था कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर तीन प्रकार की होती है। पहला था सीमांत प्रतिस्थापन की समान दर, दूसरा था सीमांत प्रतिस्थापन की बढ़ती दर और तीसरा था सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर। जिसमें हमने देखा था कि अगर उपभोक्ता एक वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग कर रहा है और दूसरी वस्तु की उतनी ही मात्रा वह प्राप्त कर रहा है तो वह सीमांत प्रतिस्थापन की स्थिर दर कहलाती है, या इसे कांस्टेंट एमआरएस एक्स वाई भी कहा जाता है। और इसमें जो एमआरएस एक्स वाई है वह समान अनुपात में रहती है कि एक की जितनी मात्रा त्याग करी दूसरे की उतनी ही मात्रा प्राप्त करी। और जो इसकी आकृति होती है इस प्रकार के तटस्थ वक्र की, वह एक सीधी रेखा के रूप में होती है। फिर दूसरा हमने देखा था कि सीमांत प्रतिस्थापन की बढ़ती दर। इसमें हमने देखा था कि उपभोक्ता जैसे जैसे एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, दूसरी वस्तु की पहले के मुकाबले ज़्यादा इकाइयों का वह त्याग करता जाता है। और इस प्रकार के तटस्थ वक्र की जो आकृति होती है वह नतोदर या कॉनकेव प्रकार की होती है। और इसमें एमआरएस एक्स वाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले 1:1 है, फिर 1:2 हो गई, फिर 1:3 हो गई। तीसरा हमने देखा था सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर। और हमारा तटस्थ वक्र मुख्यतः इसी प्रकार का होता है, और हम जो तटस्थ वक्र में जो मान्यता लेते हैं वह इसी की लेते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। और इस प्रकार के तटस्थ वक्र की आकृति उन्नतोदर प्रकार की होती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। और इसमें हम देखते हैं कि उपभोक्ता जैसे जैसे एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो वही वस्तु की धीरे धीरे पहले से कम इकाइयों का वह त्याग करता जाता है, क्योंकि उसके लिए दोनों ही वस्तु इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि सीमांत प्रतिस्थापन की स्थिर दर क्या होती है, उसमें सीधी रेखा के रूप में होता है। सीमांत प्रतिस्थापन की बढ़ती हुई दर में नतोदर होता है, सीमांत प्रतिस्थापन की घटती हुई दर में उन्नतोदर या कॉन्वेक्स टाइप का हमारा तटस्थ वक्र होता है। तीनों के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तटस्थ वक्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तटस्थ वक्र की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। और इसको आप थोड़ा किताब से पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको और समझ में आएगा। मैं तो केवल इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू के रूप में बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। तो थोड़ा जल्दी भी बता रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट हो सकता है उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आए। आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको, और इस वीडियो को साथ साथ देखेंगे तो आपको कई चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगी। तो जो तटस्थ वक्र की जो पहली विशेषता है वह होती है कि एन इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जिसका मतलब यह है कि जो तटस्थ वक्र की आकृति है लेफ्ट से राइट की तरफ होती है या बाएं से दाएं की तरफ झुकती हुई होती है। जो दूसरी विशेषता है जो कहलाता है कि कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, या हम कह सकते हैं कि जो तटस्थ वक्र है मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। फिर जो इसकी मुख्य तीसरी विशेषता है वह यह है कि टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। जिसका मतलब यह है कि जो दो तटस्थ वक्र हैं आपस में एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं कर सकते, ना ही एक दूसरे को कभी काटते हैं। फिर हम इसके बारे में देखते हैं कि चौथी विशेषता यह है कि हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर सेटिस्फेक्शन। जिसका मतलब यह है कि जो ऊंचा तटस्थ वक्र है वह अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। जो इसकी पांचवी विशेषता है वह यह है कि इनडिफरेंस कर्व टचेज नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। जिसका मतलब यह है कि तटस्थ वक्र ना तो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है न ही वाई अक्ष को स्पर्श करता है। और जो इसकी सिक्स्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए या विशेषताएं कह लीजिए वह यह है कि इनडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। जिसका मतलब यह है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे के समानांतर हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, या फिर ऐसा होना जरूरी नहीं है। वह समानांतर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब जो इसकी विशेषताएं हैं इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं।
कि इसकी विशेषताएं क्या है और वो इस तरीके की क्यों होती है। तो जो इसकी पहली विशेषता थी हमने देखी थी कि जो तटस्थ वक्र है उसका ढाल है बाएं से दाएं की ओर होता है। इस डायग्राम में हमें 4 प्रकार के तटस्थ वक्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला तटस्थ वक्र ये, दूसरा ये, तीसरा इस तरीके का और चौथा हमारा ये है। तो जो पहला तटस्थ वक्र है इसमें आप देख रहे हैं कि जो तटस्थ वक्र है वह एक सीधी रेखा के रूप में और ये y अक्ष के समानांतर है। अगर तटस्थ वक्र इस तरीके का होता है तो इसमें ये होता है कि उपभोक्ता y की पहले m मात्रा का उपयोग कर रहा था और x की b मात्रा का उपभोग कर रहा था या OB मात्रा का उपभोग कर रहा था। अब ये y की OM मात्रा का उपभोग कर रहा है। अगर उपभोक्ता y की OM से OP मात्रा का उपभोग करता है तो x की किसी भी मात्रा का त्याग नहीं कर रहा, वह x की उतनी ही मात्रा का त्याग कर रहा है। तो तटस्थ वक्र कभी भी एक सीधी रेखा के रूप में नहीं हो सकता। दूसरा जो चित्र है वो उसमें इस तरीके से दिखाया गया है कि उपभोक्ता एक सीधी रेखा के रूप में लेकिन x अक्ष के समानांतर है। तो उपभोक्ता जैसे कि अगर पहले x की OR मात्रा का उपभोग कर रहा था और y की OP मात्रा का उपभोग कर रहा था। अब उपभोक्ता x की OP मात्रा का उपभोग करता है लेकिन y की इसकी इकाई में परिवर्तन नहीं होता है, जो संभव नहीं है। अगर उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहा है तो दूसरी वस्तु की मात्रा का वह त्याग अवश्य रूप से करेगा, क्योंकि उसकी जो इनकम है वह लिमिटेड है। फिर जो तीसरे डायग्राम में दिखाया गया है कि तटस्थ वक्र एक बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में दिखाया गया है लेकिन ऊपर की ओर उठते हुए दिखाया गया है। तो जो इस तरीके का तटस्थ वक्र है वह क्या है, धनात्मक ढाल का दिखाया गया है, जिसका मतलब यह है कि उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा है y वस्तु की मात्रा को भी वह बढ़ाता जा रहा है। जैसे पहले x की इतनी मात्रा का उपभोग कर रहा था, OR का कर रहा था, और y की OE मात्रा का उपभोग कर रहा था। अब उपभोक्ता x की OR से OM मात्रा का इकाई का उपभोग करने लगा तो y की भी OE से OF मात्रा उपभोग करने लगा। मतलब जैसे जैसे x की इकाई बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे y की इकाई भी बढ़ाता जा रहा है। तो तटस्थ वक्र कभी भी इस तरीके का नहीं हो सकता कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही तो दूसरी वस्तु की भी मात्रा बढ़े, और जो कभी भी धनात्मक ढाल का नहीं हो सकता। जो हमारा चौथा डायग्राम है उसमें ये एल एम करके एक तटस्थ वक्र दिखाया गया है। उसमें तटस्थ वक्र की आकृति नतोदर के रूप में दिखाई गई है, उन्नतोदर के रूप में दिखाई गई है, जिसमें शुरुआत में बताया गया है कि उपभोक्ता x की तो OR मात्रा का उपभोग कर रहा है और y की OD मात्रा का उपभोग कर रहा है। अगर y की OD मात्रा का उपभोग कर रहा है तो x की OR का। अब उपभोक्ता x की OR से OM मात्रा का उपभोग करता है और तो यह y की पहले से कम मात्रा का इकाई का उपभोग करने लगा। कि मतलब अगर उसने x की मात्रा बढ़ा दी तो y की मात्रा पहले से कम कर देता। जो हमारा तटस्थ वक्र है वह इसी तरीके से होता है। इसका ढलान बाएं से दाएं की ओर की तरफ झुका हुआ होता है। अब जो इसकी दूसरी विशेषता थी वह यह थी कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। जो इसमें पहला डायग्राम है उसमें तटस्थ वक्र को एक सीधी रेखा के रूप में दिखाया गया है। ये हम देख लेते हैं कि अगर दोनों वस्तुओं का समान मात्रा में त्याग करता है तो उपभोक्ता सीधी रेखा के रूप में होता है। दूसरे डायग्राम में कॉनकेव या नतोदर के रूप में दिखाया गया है कि पहले जितनी मात्रा वो प्राप्त कर रहा था अब उससे ज़्यादा मात्रा का वह धीरे धीरे त्याग करता जाता है। और तीसरा हमने बताया कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन या मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर की अगर x की एक इकाई का उपभोग कर रहा है तो y की धीरे धीरे कम इकाई का वह त्याग करता जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया था, 10 से 7 करा था, फिर 5 करा था, फिर 4 इकाई का ही वह त्याग कर रहा था। तो जो तटस्थ वक्र आकृति है वह इस तरीके की ही होगी, जिसको अर्धचंद्राकार कह लीजिए या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कह लीजिए। तो जो तटस्थ वक्र की दूसरी विशेषता है वह यह होती है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। जो इसकी तीसरी विशेषता है वह यह कहलाती है कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इस डायग्राम में हमने दो तटस्थ वक्र लिए हैं। पहला दिखा रहा है IC1 या इंडिफरेंस फर्स्ट और दूसरा दिखा रहा है इंडिफरेंस सेकंड या IC2। तो आप इन दोनों तटस्थ, एक मिनट, ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर
ठीक है, इस तटस्थ वक्र को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पहला तटस्थ वक्र IC1 है और दूसरा तटस्थ वक्र हमारा IC2 है। अब इसमें 3 बिंदु दिखाए गए हैं, A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु। अब आप हमारी तटस्थ वक्र की मान्यता याद कीजिए, जिसमें कहा था कि अगर उपभोक्ता A को B की अपेक्षा पसंद कर रहा है और B को C की अपेक्षा पसंद कर रहा है, तो उपभोक्ता A को C की अपेक्षा हमेशा पसंद करेगा। एक मान्यता तो हमारी ये थी, और दूसरी मान्यता हमारी ये थी कि एक तटस्थ वक्र पर जितने भी बिंदु होते हैं वह समान संतुष्टि को प्रकट करते हैं। अब आप देखिए A बिंदु के बारे में। A बिंदु हमारा किस पे है? दोनों तटस्थ वक्र पर, IC1 और IC2 पर। तो जो A और B में इसको समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, क्योंकि A और B एक ही तटस्थ वक्र पर स्थित है। तो A और B से इसको क्या प्राप्त हो रही है? समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, क्योंकि A और B दोनों एक ही तटस्थ वक्र पर हैं। अब आप देखिए कि जो A बिंदु है वो तो दोनों तटस्थ वक्र पर है। अब ये A और C को देखिए, क्योंकि A और C भी अब एक ही तटस्थ वक्र पर है, तो इसको A और C से भी समान संतुष्टि A और C से भी इसको समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। लेकिन आप देखिए कि जो B बिंदु है C बिंदु से थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो इसमें उपभोक्ता क्या मिल रहा है? B को ये C की अपेक्षा ज़्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि B बिंदु हमारा C के ऊपर है। जबकि हमने पहले देखा कि A और B से समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है और A और C से भी समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो B और C से भी समान संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उपभोक्ता B बिंदु को C बिंदु की अपेक्षा ज़्यादा पसंद करता है। क्योंकि आप देखिए, अगर C बिंदु पे ये कितनी प्राप्त कर रहा है? X की तो 3 इकाई प्राप्त कर रहा है और Y की केवल 2 ही इकाई प्राप्त कर रहा है। जबकि B बिंदु पर X की 3 इकाई प्राप्त कर रहा है और Y की भी 3 इकाई प्राप्त कर रहा है, तो वह C बिंदु की अपेक्षा B बिंदु पर ज़्यादा तक अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा, क्योंकि X की भी इसको ज़्यादा इकाई मिल रही है और Y की भी C बिंदु की अपेक्षा इसको ज़्यादा इकाई मिल रही है। तो अगर दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को आपस में काटते हैं, तो ये मान्यता हमारी फेल हो जाती है कि एक तटस्थ वक्र पर स्थित सभी बिंदु हमें समान संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। तो दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं काट सकते हैं। फिर जो हमारा अगला है, जो इसकी अगली विशेषता है, वह यह है कि जो ऊंचा तटस्थ वक्र होता है वह अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रकट करता है। कि हम मान लीजिए उपभोक्ता के हमारे पास दो तटस्थ वक्र है, IC1 और IC2। पहले उपभोक्ता दो वस्तु संयोग के बारे में पहला तटस्थ वक्र ये रहा और दूसरा तटस्थ वक्र हमारा ये रहा। अब आप बिंदु A और B की तरफ देखिए। दोनों बिंदु पर ये मान लीजिए Y की 3 इकाई का उपभोग कर रहा है, और ये इस तरीके से A बिंदु पर तो ये X की अब 2 इकाई का उपभोग कर रहा है और B बिंदु पर X की 3 इकाई का उपभोग कर रहा है। तो जो ऊंचा तटस्थ वक्र है उस पर ये X वस्तु की भी ज़्यादा इकाई का उपभोग कर रहा है और Y इकाई का भी ज़्यादा उपभोग कर रहा है B बिंदु पर, जबकि A बिंदु पर Y की 3 इकाई का उपभोग कर रहा है और X की 2 इकाई का उपभोग कर रहा है। तो जो हमारा ऊंचा तटस्थ वक्र है वह अधिक संतुष्टि के स्तर को हमें दिखाता है। अगर मान लीजिए इसमें तीसरा तटस्थ वक्र भी होता है IC3, तो उपभोक्ता का C बिंदु भी आ जाता। C बिंदु पर यह क्या करता? X की मान लीजिए 4.5 इकाई का उपभोग करता और Y की 3 इकाई का उपभोग करता। तो जैसे जैसे ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाता है, तो उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर पहले तटस्थ वक्र के मुकाबले अधिक होता जाता है। जो इसकी अगली विशेषता है कि तटस्थ वक्र ना तो X अक्ष को स्पर्श करता है, न ही Y अक्ष को स्पर्श करता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम मानते हैं कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का ही उपभोग करता है। अगर उपभोक्ता किसी भी एक अक्ष को स्पर्श कर लेता है, भले ही X अक्ष को स्पर्श करे या Y अक्ष को स्पर्श करे, तो इसका मतलब यह होता है कि उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा है, दूसरी वस्तु का उपभोग नहीं कर रहा है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो तटस्थ वक्र जो M बिंदु है, इस पर Y अक्ष पर यह स्पर्श कर रहा है। तो तटस्थ वक्र जैसे ही किसी, मान लीजिए इसने तटस्थ वक्र
ने y अक्ष पर इसको स्पर्श कर रखा है, तो इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता केवल y ही वस्तु का उपभोग कर रहा है, x वस्तु का उपभोक्ता उपभोग नहीं कर रहा है। जबकि हम तटस्थ वक्र में यह मानते हैं कि उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं का उपभोग करता है। तो तटस्थ वक्र का डायग्राम बनाते वक्त आप याद रखिएगा कि तटस्थ वक्र का डायग्राम आप इस तरीके से बनाइएगा कि वह किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करे। यहाँ से y अक्ष के थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं और किसी भी अक्ष को हमें स्पर्श नहीं करा रहे हैं। ये तो हमारा क्या है, y अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु O0 कहलाता है और ये हमारा क्या कहलाता है, x अक्ष। और ये जो उन्नत दर का डायग्राम है इसको हम लिख देते हैं IC1। तो तटस्थ वक्र के बारे में आप याद रखिएगा, इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जो हमने देखी है वो आप देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम केवल तटस्थ वक्र की विशेषताओं के बारे में ही देखेंगे। इसको आप किताब से पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा इसकी जो भी विशेषताएं थी वो हम देख लेते हैं, जो एक एक करके हमने देखी थी। कि जो इसकी पहली विशेषता थी वो यह थी कि तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है और बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ होता है। फिर इसकी जो दूसरी विशेषता ये थी कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है या कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। इसका हमने रीजन जान लिया था कि वह इस तरीके का क्यों होता है। फिर हमने तीसरा देखा था कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को न तो छू सकते हैं न ही काट सकते हैं। इसके बारे में भी हमने देख लिया था, एग्जाम में आया। तो आप सभी विशेषताओं को चित्र के द्वारा ही बताइएगा, आपको मार्क्स जब भी मिलेंगे। और जो इसकी अगली विशेषता थी, हमने देखा था कि ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। ये भी कैसे होता है ये भी हमने देख लिया था। और जो इसकी पांचवी विशेषता थी कि यह थी कि तटस्थ वक्र न तो x अक्ष को स्पर्श करता है न ही y अक्ष को स्पर्श करता है। यह मुख्यतः इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हो सकता है कि आप कोई और किताब पढ़ें उसमें ज़्यादा विशेषताएं भी मिल जाए, तो आप उनको देख लेना। वैसे मेनली इसमें 5 विशेषताएं होती हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप करना चाहे तो और आपको कई बुक्स में 6, 7, 8 विशेषताएं भी दिख जाती हैं। लेकिन जो जो काम की है वो मैंने बता दी। कोई भी प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए तो आप पूछ लेना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।